हेलो एवरीबॉडी। आज का इंड एस है इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो नॉन करेंट असेट का इंड एस में ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा इंड एस है। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग स्क्रीन देखते रहिएगा। पहला पैराग्राफ है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, हम लोग किसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। 1, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, मीन्स ईदर लैंड और बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। 2, हम लोग इसलिए होल्ड करेंगे उसको कि या तो हम लोगों को रेंटल इनकम हो या कैपिटल अप्रिसिएशन हो या दोनों। मतलब बेसिकली एन असेट विच इज एक्वायर्ड एंड हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ, वी कॉल दैट पर्टिकुलर असेट एज आवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर ऐसा है तभी इंड एस 40 विल बिकम एप्लीकेबल। सो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो। हाँ, अब यहां देखो, अगर हमारे पास कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, कोई कंप्यूटर्स है, अगर उसको मैंने रेंटल वगैरह के लिए होल्ड करके रखा, मैं किसी को भाड़े पे दूंगा, दैट कैन नॉट बी आवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट हैज टू बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के लिए रियल एस्टेट का होना जरूरी है। सेकेंड पैराग्राफ है छोटा सा, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं ना, उसके लिए ये एक सिनोनिम है। मतलब आप ये बोल दो इट इज अनदर नेम फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर कई बार मैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वर्ड यूज करूं, घबराना मत, ये वो फिक्स्ड असेट है, ये वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसका अकाउंटिंग इंड एस 16 से आप लोग किया करते हो। नाउ अगर मेरे पास थर्ड पैरा, अगर मेरे पास कोई रियल एस्टेट है और वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम डीएलएफ हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रंप टावर बना करके बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई रियल एस्टेट स्टॉक इन ट्रेड है तो वो इन्वेंट्री की तरह डिस्कस होगा, इंड एस 2 विल बिकम एप्लीकेबल। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो सर खाली लैंड एंड बिल्डिंग होना इनफ नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ। द पर्पज ऑफ होल्डिंग द एसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया बात कि अगर मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, रियल एस्टेट है, और मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल बोल के क्लासिफाई कर रखा है। किसको बोलते हैं हेल्ड फॉर सेल? इंड एस 105 में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। एक ऐसा असेट जिसके कैरिंग अमाउंट को हम यूज करके नहीं बल्कि बेच करके रिकवर करेंगे। और अगर हमने उसको डाल दिया कि भाई हम विद इन 1 ईयर उसको बेचने वाले हैं, और वो उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में हम उसको बेचने वाले हैं, तो हम उसको हेल्ड फॉर सेल असेट बोलते हैं। इंड एस 105 एप्लीकेबल होता है। इंड एस 105 की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, वो इंड एस 105 में पढ़ेंगे। बट अगर कोई रियल एस्टेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, देन इट इज इंड एस 105, नो मोर इंड एस 40 विल बिकम एप्लीकेबल। And then what will happen? Please, Ind AS 105 will tell you what will happen on the date of that classification. उसके बाद क्या क्या होगा वो Ind AS 105 बोलेगा। Once the real estate will be classified as held for sale, Ind AS 105 will take care of the entire accounting process. Ind AS 40 साइड चल जाएगा। तो सर Ind AS 40 फिर कब तक एप्लीकेबल रहेगा? आंसर इज 1, अगर मेरी एसेट इज हेल्ड, रियल एस्टेट हेल्ड फॉर रेंटल, कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ, तो इंड एस 40 एप्लीकेबल होगा। और जब तक ये कंडीशन रहेगा, जब तक वो असेट वैसा रहेगा, हमारे ऊपर इंड एस 40 एप्लीकेबल रहेगा। आगे अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो पहली बार बुक्स में कैसे लिखना है, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है? आंसर इज एट कॉस्ट। आंसर इज एट कॉस्ट। और सर कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? एक लाइन बोलता हूं, याद आएगा आपको। Include all those costs which have been incurred to bring the asset to the location and condition ready to operate in the manner as intended by the management. तो कहने का मतलब है असेट को रेडी बोल देता हूं, क्योंकि रेडी फॉर यूज बोलते ही इंड एस 16 आ जाएगा। तो रेडी फॉर गिविंग रेंटल बोल दो। तो असेट को रेडी करने तक मेरा जो जो खर्चा इनकर होगा उस असेट के पीछे, हम उसको
कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये प्रिंसिपल आप लोगों ने इंड एस 16 में भी पढ़ा है, ये सेम प्रिंसिपल इंड एस 40 का है। कॉस्ट का कोई भी कहानी इंड एस 40 में इंड एस 16 से अलग नहीं है। सो जो प्रिंसिपल इंड एस 16 में पढ़े थे वो इंड एस 40 में एप्लीकेबल है। मैं पढ़ता हूं, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी will initially be recognized at cost. The cost will be determined by using the same principles as discussed in Ind AS 16. So I don't think और हम लोगों को उस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलता हूं मैं। कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, बहुत इजी से। थोड़ा सा स्क्रीन रेडी करता हूं आपके लिए। आइए, नाउ कम्स पैराग्राफ नंबर 6। क्या कहता है? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रखा है पार्क स्ट्रीट में, एक बहुत बड़ा ऑफिस है 4000 स्क्वायर फीट का, मैंने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। सब कुछ मिला जुला करके रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह करके 3 करोड़ रुपया हेल्ड फॉर रेंटल एंड कैपिटल अप्रिसिएशन है। पहली बार मैंने कॉस्ट पे मेजर कर लिया और मान लो मेरा कॉस्ट है 4 करोड़ रुपया। अब क्या करना है? आंसर इज एट ईच सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल एज डिस्कस्ड इन इंड एस 16। आपको याद होगा इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए 2 ऑप्शन देता है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंड एस 40 बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ओनली कॉस्ट मॉडल इज रेलेवेंट, रिवैल्यूएशन मॉडल विल नॉट बी एप्लीकेबल। लिखा है मैंने, देखो, रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट अलाउड। आइए नेक्स्ट पैरा, बहुत सिंपल है। आइए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं कि ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे मेजर करेंगे, सब्सिक्वेंटली हम उस पे, कॉस्ट मॉडल बोलता है कि उसको डिप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट करना है। इंपेयरमेंट का बात हम अलग से करेंगे, अभी आप ये सोचो कि उसको डिप्रिसिएशन करते रहना है, बिकॉज कॉस्ट मॉडल सेज द एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड सब्सिक्वेंटली एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। नाउ पैरा 7 इंड एस 40 का हमें यह कहता है कि हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। एट ईच रिपोर्टिंग डेट द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डिस्क्लोज इट इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट में हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करके कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन पे लिखते जाएंगे, नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम उस असेट का फेयर वैल्यू दिखाते जाएंगे। पर्पस सिर्फ यही है कि क्योंकि हमको कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए भी उस असेट को मैंने रखा है, तो दाम जो बढ़ रहा है गिर रहा है उसका भी मुझे पता होना चाहिए। एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। आगे कि सर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर एंड, मान लो फर्स्ट ईयर एंड है, हम लोग फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, फेयर वैल्यू मत डिस्क्लोज करो, लेकिन ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि भाई हमने इसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि इसका फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2025 डिटर्मिनेबल नहीं है। वेरी सिंपल।